नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी को। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस तो कर रहा था, लेकिन उसके सबूत मुझे पहली बार मिले हैं आज। और आज क्या एक्चुअली मिल तो कल गए थे, लेकिन कल वक़्त ही नहीं मिल पाया इस तरह की आपसे चीज़ शेयर कर रहा हूँ। एक कारगिल के दिन, कारगिल दिवस पर परसों आपको याद होगा मोदी जी कारगिल गए थे। मोदी जी जब कारगिल गए तो वहाँ से खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को धमका दिया। जब उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया, तो हमारे प्यारे कमर चीमा को आग लग गई। और बेचारे को इतनी आग लगी और इतना गुस्सा आया कि वो अपने ही मुल्क का इतिहास भी भूल गया। कैसे? दिखाता हूँ आपको। मतलब ऐसे गजब-गजब के। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि दरअसल जिस तरह से वो भूले हैं, जिस तरह से वो कारगिल का इतिहास भूले हैं, आदरणीय चीमा साहब, यकीन मानिए आपको बार-बार थ्री इडियट्स की याद आएगी। अब आप कहेंगे थ्री इडियट कैसे? ऐसा मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे उनके यहाँ जगह-जगह पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं और स्क्रिप्ट में किसी ने नाम बदल दिया है। अभी दिखाता हूँ कैसे, देखिए आप जरा, मजा आएगा। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो इनका ये वीडियो था उसमें कैसे थ्री इडियट के एलिमेंट आ गए हैं और वो उनको शायद मालूम भी नहीं है। खैर, मालूम होते तो वीडियो क्या कर लेते, पोस्ट कर चुके थे और उसके पैसे आ चुके थे। चलिए हम गप मारते हैं इनकी बाकी आजकल की इनिशियल स्टेज पे जो भी कहेंगे ठीक है, और जहाँ जरूरी लगेगा मैं कमेंट कर दूंगा। लेकिन असली तो खेल है वो थ्री इडियट वाला। जरा देखिए, चलते हैं, देखिए। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं कि इंडिया जो है वो हर साल 26 जुलाई को अपने फौजी जवानों की बहादुरी की, जो 1999 में जो कारगिल वॉर हुई, उसको कमेमोरेट करता है। कारगिल के हवाले से हमारा जो केस है वो कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब ने बड़ा कमजोर कर दिया था, और कारगिल जो है उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के अंदर समझे मार्शल लॉ भी उसके बाद लग गया एंड ऑल दैट। बाय द वे, याद रखिएगा ये कारगिल बोल रहे हैं, कारगिल नहीं, कारगिल। पंजाबी में बोल रहे हैं तो समझा करो, जब बीच नहीं बोल देना। चलो। लेकिन इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रेश वार्निंग दे दी है पाकिस्तान। देखें, ये वो कहते हैं ना कारगिल, इसे बोलते हैं 25 इयर्स ऑफ कारगिल विजय दिवस। ठीक है जी। और इंडिया ने अपनी एक पोस्ट जो होती है ना स्टैंप, वो भी इसमें जारी कर दी है। चीमा साहब को वो पोस्टल कह स्टैंप रहे हैं दे कि दिया। जनाब ये जो स्टैंप है इसको भी उन्होंने जारी करने की है। और वो कारगिल की पीछे पहाड़ियां हैं, मैं पता नहीं 500 रुपए की है कितने की उन्होंने जारी की है। बहरहाल अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां से जाके गरजे हैं, खनके हैं, लेकिन कमाल इस चीज का है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से, जिन्होंने पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता, पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने की करते ने, चूड़ियां वड़ते ने, मुझे तो कोई समझ नहीं। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। मोदी साहब एक तो मैसेज क्लियर दिया उन्होंने, ठीक है जी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ने जवाब दिया है। मोदी साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है, ठीक है जी। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी का खतरा है और टेरर एक्सपोर्ट करते हैं। पैटर्न्स, ये लफ्ज उन्होंने 3-4 उनकी हुकूमत के हैं, पैटर्न्स ऑफ टेररिज्म, एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कर रहे हैं, सो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने कोई लेसन नहीं सीखा पिछले कई डेकेड से, और टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान बड़ी बातें कर सकता है, पाकिस्तान के सियासतदान बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो कहते हैं ये फौज का मसला है या ये फॉरेन ऑफिस का मसला है। फॉरेन ऑफिस जवाब देगा तो तब ठीक है, अदरवाइज हमें क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी से मुखालफत करने की। हालांकि मोदी साहब के बारे में अगर बात करनी हो तो सियासतदान कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो कहते हैं ये फॉरेन ऑफिस जवाब दे। अब पाकिस्तान क्या कहते हैं, फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? दीज आर बेलिजरेंट रिमार्क्स अगेंस्ट पाकिस्तान, काउंटर प्रोडक्टिव है, जिंगोइज्म है। पहले ये पाकिस्तान कहता था कि मोदी साहब जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं इसलिए देते हैं इलेक्शन आ गए हैं, और भाईजान उनके इलेक्शन ने उन क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट? वो अब वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब मोदी साहब स्टेटमेंट्स इसलिए देते हैं कि मोदी साहब को समझ आ गई है कि मैंने इंडियंस को ये बताना है कि मैंने पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मोदी हैज क्लियरली टोल्ड द इंडियंस
पहले तो था इलेक्शन, चलो ठीक हो गया, अमित शाह, राजनाथ सिंह साहब, इवन इलेक्शन कैंपेन में भी बात हुई। और इसमें मुझे याद है कि बहुत सारे जो इंडियन एंकर हैं, हजरात हैं, सबने बातें वगैरह की। उन्होंने कहा यार पता करो मोदी साहब की गल्ला कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कश्मीर ले लेना, कश्मीर ले लेना, ये क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है पीछे। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ना, ठीक है जी, वो दे वांटेड टू रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि गेम है क्या, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या बात है, व्हाट इज दिस स्टोरी नाउ। अभी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान को दस दियो, अपने अवाम को बता रहे हैं, ठीक है जी, कि ये चीज है। आप देखें ये जो कुछ हुआ, मोदी साहब, चीज क्या होती है हर थोड़ी देर में, ये चीज है, ये चीज है, ये अब होना है, इट इज हैपनिंग नाउ। तो अंग्रेजी में, हिंदी में ट्रांसलेशन करके मुझे लगता है 15-20 मिनट, कितने मिनट का वीडियो, 15-20 मिनट का सारा वीडियो होता है, उसमें से आधे टाइम तो लाइनें ही रिपीट करते रहते हैं। यू नो दिस इज हाउ इट इज, ऐसे है ये चीज है। अरे यार सच चीमा साहब गए हो। देखिए ये जो कारगिल हुआ था ना, ये कारगिल बहुत बड़ा ब्लंडर था अब जनरल मुशर्रफ का, हम्म ठीक है जी, कि जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि जनरल मुशर्रफ ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को सादा कपड़े पहना के पहाड़ों पे भेज दिया, कारगिल पे भेज दिया। वो सर्दियां आती हैं, इंडियन फौजी नीचे चले जाते हैं। जब फौजी नीचे चले जाते थे तो फिर क्या होता था, फिर अब क्या करें जी। उसने कहा, मुशर्रफ ने कहा लोगों को ऊपर भेज दो, लोगों को ऊपर भेज दो। जब वो ऊपर आएंगे सर्दियां काट के, हम पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे। जब हम पोस्ट पे कब्जा किया होगा, हम कहेंगे ये तो हमारी है, तो अब क्या करना है, वो कहेंगे। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो झूठ की या गलत फहमी की या गलत बातों की शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। लेट मी टेल यू हाउ। एक्चुअली तो इस तरह से हुआ ही, जिस तरह बता रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं, इस तरह तो हुआ ही नहीं था। सॉरी, मुझे भी रिपीट करना पड़ रहा है सेंटेंस। तो एक्चुअली नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जो लोग थे वो ऊपर थे, जो सियाचिन के टॉप पे तो हम बैठे हुए हैं, ये लोअर साइड पे पड़े हैं। तो हाँ ऐसे ही होता है ना, हम बैठे हैं, ये पड़े हैं। तो ये वहाँ पड़ी वाली पोजीशन से निकल के और वापस आ रहे थे, जब आर्मी ने इनको इंस्ट्रक्ट किया, इनके जो इनका तीसरा साथी था, जनरल वरेवर, 3 लोग थे, जनरल महमूद, जनरल एक और जनरल था, कौन पागल था, तो उसने इनको इंस्ट्रक्ट किया। खैर असली बात क्या, उन फौजियों को जो ऊपर से नीचे आ रहे थे सियाचिन वाली साइड से, उनको बीच से रिडायरेक्ट किया गया और वो यहाँ गए। ये जो कपड़े पहनाने वाला किस्सा है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों को बाद में साथ में भेज दिया गया था कपड़े पहना के ड्रामे के लिए, बट बियॉन्ड दैट एवरीबॉडी वाज एक्चुअली फॉर्मल, फौजी थे, वो फौजी यूनिफॉर्म थे, आ रहे थे, उनको रास्ते से ही डिटोर दे दिया गया था कि आप लोग यहाँ से इधर निकल जाएं। और हुआ ये था कि वो देखते पहले कुछ दो लोगों को भेजा गया था। पेट्रोल पार्टी एक्चुअली भेजी गई थी पहले, और पेट्रोल पार्टी को ये कहा गया था कि आप देखिए कि कितना कुछ है, वो कुछ ऐसे ही कुछ ये था कि 10-20 पोस्ट जो है वो ले लेंगे, मगर वो फौजी होता है। और उसने जब वो देखने गया तो सर ये तो सारा ही खाली पड़ा। आगे बढ़ता गया, वो खाली नजर आता है। पीछे से मुशर्रफ साहब लाइन लगा के उनको डिटोर देते रहे, फौजियों को जो ऊपर से आ रहे थे वो सारे वहां आते रहे, कैप्चर करते रहे। तो जो बेसिकली करीब 20-25 जो चोटियां कब्जा करने की बात थी, उसकी जगह पर 140 के करीब चोटियां जो है वो कब्जा कर ली गई। 140 चोटियां, दैट इज हाउ इट वेंट। और आगे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इनके आते हैं झूठ, अभी देखिएगा। ठीक है, हमें कश्मीर दो और ये ले लो, जो चीज सामने बाहर आई, ठीक है। इनका मतलब ये है कि मुशर्रफ ने सब कुछ इसलिए किया कि हम जाके कब्जा कर लेंगे, जब इंडिया वाले वहां आएंगे तो हमको ऊपर से गोली मारेंगे, और नतीजा ये होगा कि हम फिर इनसे कहेंगे कि भाई चलो एक काम करो कि सौदेबाजी कर लो हमसे, कश्मीर हमको दे दो, तुम अपना इलाका जो तुम्हें चाहिए कारगिल वाला ये ले लो। ये नहीं पता। जनरल मुशर्रफ ये कहता है कि मैंने जरा इस दफर को वो ये पूछे कि अब ये कारगिल का है, लद्दाख कारगिल सारा एक ही इलाका तो बनता है। जो ये बात नवाज शरीफ को समझाई थी कि ये मैंने करना है, नवाज शरीफ कहता है कि मुझे कोई चीज नहीं समझाई, मेरे साथ ड्रामा किया मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने मेरे साथ धोखा किया। और जनरल मुशर्रफ ने क्या धोखा किया,
वो उसको ले गया कारगिल, वहां पे जाके तस्वीरें खींचियां। ये अगेन गलत। ये 19 मई की बात है, नहीं 17 मई की बात है, जब बाकायदा नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई थी जनरल हेडक्वार्टर में, जीएचक्यू में ब्रीफिंग दी गई थी। बाकायदा वहां पर मुशर्रफ खुद यानी एज आर्मी चीफ वहां मौजूद था। पंगा ये था कि जो ड्राइंग प्रेजेंट किया गया उसमें जो बाउंड्री की लाइन थी मिसिंग थी। जो बाउंड्री थी एलओसी की जो बाउंड्री थी वो मिसिंग थी नक्शे में। इसी तरह से प्रिंट आउट निकाला जाता उसको, और उसको बेचारे को डंडा लगा दिखा दिया, ये जो यहाँ पे है बाउंड्री, यहाँ पे हम है, यहाँ पे वो है, उस तरह तो बता दिया गया। अब कौन, मतलब प्राइम मिनिस्टर बेचारा कोई एग्जैक्टली जियोग्राफी थोड़ी याद रखता है, उसको क्या पता इसमें जो ब्लड लाइन है वो कहाँ है, कहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे फौजी कितने होंगे, किस पोजीशन में होंगे, दूसरी साइड क्या हाल है, कुछ पता ही नहीं उसको। तो हाँ करता है। एक और ईगो भी तो होती है, आदमी ये भी तो नहीं कह पाता ना कि जी सब, क्योंकि लड़ाई तो कोई बात हो नहीं रही थी। ये तो 17 मई को उसको बताया ही नहीं गया कि जंग छिड़ गई है, सब कुछ हो रहा है। उसको खाली ये पता था कि हाँ कुछ दिक्कत हो रही है और कुछ लोग हमारे वहां गए हुए, दैट्स इट। एक लोकल प्रॉब्लम तरह से उसको डिस्प्ले किया गया था। रहा है सारे एनजे पहाड़ने है, फलानी चीज है, बंदे ने सोची ने एनजे, हमारे पास ये चीजें हैं, यहाँ से इंडियंस वहां पे हैं, वहां पे हैं। थोड़ा अरसा पहले आपको पता वाजपेयी साहब होके गए थे, वो बात फरवरी की है, जनवरी फरवरी की बात है वो, जब वाजपेयी जी लाहौर यात्रा पर गए थे बस लेकर अपनी, और जिसमें कि भारत से तमाम सोसाइटी के लोग, सुनी जो ये हमारे तमाम बॉलीवुड के लोग, देवानंद वगैरह, ये सारे के सारे गए थे एंड ऑल दैट। मेहदी हसन से वहां मुलाकातें हुई एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तब की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी मीनार पाकिस्तान पर गए थे, और उन्होंने बाकायदा वहां पे लिखा था कि वो पाकिस्तान को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। खैर, मगर ये अपनी कहानियां जो गढ़ रहे हैं, इसको ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये पता नहीं कौन सा नशा करके भाई लोग बैठे हैं उस दिन ये कारगिल पे शो करने के लिए, इतने उल्टे सीधी बातें बोली हैं, इतने बंड मारे हैं उस दिन, आप जरा देखते जाइए। भाई साहब बढ़िया चपियां बस पे आए लाहौर, मीनारे पाकिस्तान में बड़े गले लगे, गल्ला भुल गए, माजी भुलो, के मुस्तकबिल की बात करो एंड ऑल दिस। जब मुशर्रफ ने सोचा, उन्होंने कहा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मतलब वाकई नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये चीजें, ये कैसे हो सकता है, हम ये नहीं होने देंगे। जो आपको पता है सबका हमारे जर्नलों का रिकॉर्ड रहा है, दैट्स व्हाई द जनरल्स हैव बीन लाइक दिस ना, द टफ टाइम देना है सिविलियंस को, ब्लडी सिविलियंस, दिस एंड दैट, ये एक माइंडसेट था। बहरहाल मुशर्रफ साहब ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम कहता है मुझे पता ही कोई नहीं है, इसने कब ऑपरेशन किया, मुझे इसने बताया ही नहीं है। जब मुझे इसने बताया नहीं तो मैं इसकी कैसे ओके करूं। बाद में जब इंडियंस ऊपर आए, समर आई, ऊपर जाने लगे तो ऊपर से गोलियां। पहले तो उनको समझ लगी कि बकरियां बुकरियां हैं, कोई एक ये ऐसी बकवास है, बकरियां हैं। और सुनिए, आप सब जानते हैं, मतलब आप जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानते हैं कि कारगिल हिस्ट्री का थी। कहीं आपने जगह सुना है बकरियों का? हमने गणरी वाली बात सुनी है कि गणरिया वहां पे अपनी बकरियां भेड़ चराने जा रहा था, जिसने कुछ लोगों को वहां देखा और जाके पुलिस पोस्ट को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद में हमारा वो हेलीकॉप्टर गया था, चीता एक गया था वहां देखने के लिए। कदी कोई बकरी फिसली है तो पता नहीं, कोई जो है ना वो है, ऊपर से फायरिंग होनी शुरू हो गई, पहले वट्टे आए, फायरिंग होनी शुरू हो गई। तो ये है कि कोई पत्थर की बकरी वहां से फिसली है, उसकी वजह से बोल्डर नीचे आ गया है, तो वो बोल्डर जो है उसको ना बकरी की वजह से समझ लिया है। ये मतलब जस्ट डोंट नो वेयर ही इज अज्यूमिंग फ्रॉम। ये चीज कहाँ लिखी हुई है, कहाँ पे रिकॉर्डेड है, किसी भी आदमी ने इस बात को आज तक नहीं कहा है। बकरी का जो किस्सा चला, मतलब मुझे लगता है कि भाई को मीट खाने का मन कर गया है बकरी का, और कुछ नहीं। इन्हें वही है कि मटन बिरयानी बनाओ, जिसको मटन बिरयानी का मन कर रहा है तो बकरी याद आ रही है, और कुछ नहीं है। भागे उन्होंने जाके, आपने दस्या अफसरान सारू तो गोलियां पै रही हैं, चलो जी साहब जी, तो गोलियां पड़ रही हैं। इनको यही कोई सीक्वेंस इसको नहीं पता, ही जस्ट डजंट नो अ थिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टुक प्लेस इन कारगिल। मतलब आप जरा इमेजिन कीजिए हुआ क्या था कि गडकरी ने बताया था, उसके बाद हमारी पेट्रोल पार्टी गई थी, आपको याद होगा हमारा एक लेफ्टिनेंट कालिया था शायद, हाँ, जिसको इन्होंने पकड़ लिया था, और फिर उस पेट्रोल पार्टी को फिर उसने इनको मार दिया था, और वो बदतमीजी की थी उनकी बड़ी के साथ में एंड ऑल दैट। आप जरा सोचिए तो सही, मतलब ये इस तरह की तमाम हरकतें जो हैं, जिनको पूरी तरह से गोल किए जा रहे हैं। एक्चुअली जब गडकरी ने उन लोगों को देखा था और उसने जाकर फौज की पोस्ट को इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने चेक करने के लिए दूसरे दिन चीता भेजा था, जो हमारा हेलीकॉप्टर हो गया था। और हेलीकॉप्टर ने जब उसको, और बड़ा लो गया था, तो जो नीचे वहां लोग बैठे हुए थे उन्होंने बाकायदा जीएचक्यू फोन किया कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हम क्या करें, इसका शूट कर दें।
तो उन्होंने मना किया कि नहीं, उसको देखने दो, जाने दो। फिर अगले दिन फिर हेलीकॉप्टर आया एक, और फिर मतलब ये सिलसिले शुरू में, उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर बाद में चॉपर पे फायरिंग की थी। उसमें जब वो जो फायरिंग करते हुए चॉपर जो गिरा, इन्होंने भी जब पलट के फायरिंग की और उसमें एक हेलीकॉप्टर जो गिरा, तब से पता लग गया कि भाई ये जो कोई मुजाहिदीन हो ही नहीं सकते। मुजाहिदीन के बारे में वहां से कोई भ्रम नहीं दिया गया था, हमने खुद ही मान लिया था कि उतनी हाइट पे जाके पाकिस्तान की फौज तो हर साल उतरती रहती है, आती रहती है, तो मुजाहिदीन ही बैठे होंगे, इस तरह का ड्रामा वही करेंगे। इस तरह की बात हिंदुस्तानी फौज वालों ने सोची, विच वाज बेसिकली प्योरली एन इंटेलिजेंस फेलियर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि भाईजान आए थे पाकिस्तान ही आ गए ना। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा चलें इसका फिर हल ढूंढते हैं। उन्होंने फिर जनाब रशिया से बोफर गन्स, आई थिंक या थीन के पास उन्होंने मंगवाई, वो जमीन से। अब जरा सोचो कि इस जोकर से वो पूछो कि डड्डू बोलने से पहले कम से कम एक बार गूगल ही कर लिया होता। बोफोर स्वीडन की गन थी, ये रशिया चला गया। क्यों? क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं कि साहब भारत की तो आर्मामेंट सारी जो है वो रशिया से आती थी, तो रशिया से ही आई होगी। ये चीज सामने एज्यूम कर लिया है, चेक नहीं किया है। इनको पता ही नहीं कि बोफोर्स गन दरअसल होती है। उनको नहीं पता कि बोफोर्स गन एक्चुअली स्वीडन की गन है। उसको लेकर हमारे यहाँ कितना बड़ा बवाल चला था बोफोर्स की ब्राइबरी को लेकर, यू नो, याद है आपको? हमारे वो इटली वाले, है ना, कोतरोकी का सारा किस्सा, ये वही बोफोर्स गन का किस्सा था, वो कोतरोकी वाला, तो जिसमें स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट और स्विस बैंक ने अपना अकाउंट डिटेल देने से इनकार कर दिया था कि हम डिटेल नहीं शेयर करेंगे। तो वो सारी बातें, ये भाई साहब कहाँ है, ये रशिया पहुंचे हैं, इनसे कर लो बात। कहाँ स्वीडन, कहाँ रशिया, कहाँ स्विट्जरलैंड। ऊपर मार्क करती थी हाइट पे, तो वो जनाब वो बोफर गन्स आ गई। बोफर गन से उन्होंने उड़ा फड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया। ये भी बकवास है। आप जरा जो मैंने आपको सरिंदर पाल सिंह जी का जो आपको इंटरव्यू दिया है 2 दिन पहले परसों, आप जरा सोचो क्या होता है। पहाड़ पे जो बैठे हुए थे इनके लोग, वो खांगड़ बना के बैठे हुए थे। खांगड़ क्या होते हैं, वो नीचे ऊपर पत्थर लगा के ओट बना लेते हैं। अब जाहिर है कि उसमें कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मजबूती तो उसकी होती नहीं है, वो तो खाली एक ओट होती है। अब जब बोफोर्स गन उसमें फायर करेगी, या इवन उस दिन सरिंदर सिंह ने आपको क्या बताया, वो बता रहे थे सर कि ऊपर से जब हम फायर करते हैं तो हमको ध्यान ये रखना पड़ता था कि हम टारगेट इस तरह से करें कि कहीं सेंटर ऑफ द हिल पे जाके वो लगे, ताकि वो जो सांगड़ है इनकी वो ना गिर पड़े, क्योंकि वो ऊपर से गिरेगी तो हमारे जो फौजी नीचे से जा रहे होंगे उनके ऊपर जाके गिर रहे होंगे। You know, so this is how our Air Force had to be very, very careful. That is why I call it a miracle. I call it a miraculous operation जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल की हाइट्स पर किया था। We were literally fighting at 30,000 feet की फ्लाइट करते हुए, 30,000 प्लस की हाइट पे। तो ये है एनीवे इनकी कहानी जरा और था, सुन लो जरा कि कितना, मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से इसने पीएचडी कर ली, क्या इस वीडियो में नजर आया है कि भाई कितना बड़ा पीएचडी है। जरा देखिए पाकिस्तान अब क्या करे। पाकिस्तान अब ये नहीं कह सकता कि ये फौजी हैं। क्या कहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान कहता है पायना है थे वो ने मुजाहिदीन है कश्मीर के, हमें पता ही नहीं चला, ऊपर चढ़ गए। ले फौज का इंच पे पैरा और वो ऊपर चले जाएं, ये कैसे मुमकिन होता है? अब अगर पाकिस्तान कहता है ये फौजी हैं, तो इंडिया जो है वो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर महाज खोल सकता था। अगर वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे महाज खोल देता, अब मुश्किल में आ जाना था, हमने मुश्किल में आ जाना था। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा ये क्या है, ये मुजाहिदीन है, ये मुजाहिदीन ऊपर कैसे चले गए? आपकी नाक के नीचे से मुजाहिदीन चले गए, आप देख रहे थे, आपकी फोर्सेस वहां मौजूद है, वो कैसे ऊपर जा सकते हैं और इतनी सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में? खैर इंडियंस ने फिर इसकी इंटरनेशनल शोर मच गया। जब शोर मच गया, मुशर्रफ साहब भागे भागे 4 जुलाई को वाशिंगटन पहुंच। जरा सुनिए, ये देखिए 3 इडियट की स्पीच। मुशर्रफ साहब भागे भागे चल रहे, डफर उसका नाम नवाज शरीफ था। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हो रही है, जहां जहां नवाज शरीफ का नाम आना था भाई ने मुशर्रफ को डाल रखा है। लोग कर लो बात, आप जरा स्क्रिप्ट सुनिएगा, मैं आपको बार बार टोक टोक के दिखाता रहूंगा। जहां जहां नवाज शरीफ का नाम आना था, इन्होंने वहां पर मुशर्रफ का नाम डाला हुआ है। मुशर्रफ वाज आर्मी चीफ। ये वहां पर जरा सोचिए, दुनिया जानती है
कि 4 जुलाई को नवाज शरीफ उसको सरफराज अजीज को लेकर गए थे वहां क्लिंटन से मिलने 4 जुलाई को। आपको मैंने वो मीटिंग का भी बताया था कि वो बुश राइडल की जो मुलाकात जो जिसमें उन्होंने नोट्स लिए थे बुश राइडल में, उस मुलाकात के बारे में जरा सोचो उसमें मुशर्रफ कहाँ से आ गया भाई। जिस समय नवाज शरीफ वहां बैठे हुए तमाम अमेरिका की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो बातें बोल रहे थे जो अमेरिका कह रहा था बोलने के लिए, मुशर्रफ तो पाकिस्तान में हड़वा था, यहाँ हल्ला मचा रहा था कि हाय मेरी जीती हुई लड़ाई हरवा दी मेरी मैदान जंग में जीती हुई लड़ाई को पॉलिटिशियंस ने वहां अमेरिका जाकर टेबल में हरवा दिया। और ये क्या करे, मुशर्रफ चला गया अमेरिका, कर लो बात। क्लिंटन के बाद मुशर्रफ गया था, मतलब उस समय तक तो क्लिंटन की मुशर्रफ से कोई मुलाकात ही नहीं थी 99 में। जरा देखिए आगे। क्लिंटन ने बड़ा मुश्किल टाइम दिता, उन्होंने कहा इंडिया ने चुप करो यार, इंडिया को बिठाओ, खुदारा इंडिया जो है वो हमें मुश्किल पैदा कर रहा है। अब ये काम जनरल मुशर्रफ को नहीं पता था ये हो सकता है, जनरल मुशर्रफ को क्या इस चीज का नहीं पता था ये हो सकता है, पता है, लेकिन जारी बात है हर जनरल साहब के अपने डिजाइन थे। ठीक है, हमें जनरल मुशर्रफ बहुत सारी बातों पे अच्छा लगता था जब उसने पावर किया। देखिए मेरी बात सुने, इन हमेशा जो मैंने स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जिंदगी में चीजें समझी है ना, कभी भी किसी शख्स को पूजना नहीं चाहिए ये बंदा सबसे बेस्ट है। हर बंदा गलतियां भी करता है, अच्छे काम भी करता है। सो मुशर्रफ ने बहुत सारी गलतियां की लेकिन कुछ ठीक काम भी आखिर में किए। बहरहाल वो चलो उसको हम वो नहीं करते, इतने साल 10 साल 9 साल हुकूमत की हो तो एक दो काम थोड़े से काम बंदा अच्छे कर ही देता है। बहरहाल एक बात, अच्छा अब ये मुझे बताएं कि जनरल साहब ने क्या किया कि जनरल साहब ने नवाज शरीफ को भेज दिया वाशिंगटन वालों ने मोदी साहब को फोन किया। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, जनरल साहब ने नवाज शरीफ को भेज दिया वाशिंगटन, अब दूसरा बोल रहे हैं, है ना, आगे देखिए। उस वक्त वाजपेयी को फोन किया और उन्होंने कहा देखें ये तो हमारे साथ ज्यादती कर गए हैं। इन्होंने क्या किया, हम थोड़ा अर्सा पहले गए थे लाहौर, उधर हमने इनसे जफियां डाली थी, मिठाई खाई थी, हम बस पे गए थे, उधर बात तय हुई कि हम पाकिस्तान को मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आए मुस्तकबिल की बात करें। उस वक्त अब वो मुशर्रफ साहब जो है वो मुशर्रफ, अब देखें हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बकौल वो कहते हैं मुशर्रफ ने मेरे खिलाफ साजिश की। ये फजूल की बातें कर रहे हैं। उस समय पर जब नवाज शरीफ अमेरिका गए थे, अटल बिहारी से किसी ने कोई बात ही नहीं की। कोई क्यों बात करेगा अटल बिहारी से? उनसे जो बात होनी थी वो तो इन्हीं के पहले से कम्युनिकेट हो चुकी थी, उस जमाने से कम्युनिकेट हो रही थी जब से वो मुशर्रफ की जो रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे टेलीविजन चैनल पे चलाई गई थी शाम को, आपको याद हो, जिसमें वो जनरल महमूद और जनरल अजीज, हाँ जनरल अजीज से बात कर रहे थे। तो मैं कारगिल इसलिए नहीं था गया कि उसको कहता कि जाओ इंडिया के ऊपर हमला करा दो, मैं तो और गेम में गया हुआ था कि बस ठीक है इसने मुझे एज ए आर्मी चीफ कहा कि विजिट करना, मैं कर लेने है कि गल विजिट कर लिया। अब फिर अमेरिका ने तरले करा करू के वहां से इंडिया से चीजें किया, उन्होंने फिर बड़ा हमारा जानी नुकसान किया। जब जानी नुकसान हुआ घर में लड़ाई हो गई, मुशर्रफ में और नवाज शरीफ में तनाव पैदा हो गया। मुशर्रफ कहे मैं आर्मी चीफ बदलना, जब आर्मी चीफ बदलने की मुशर्रफ ने कहा मुझे आर्मी चीफ बनना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 इडियट वाली स्क्रिप्ट है ना। मुशर्रफ ने कहा मुझे आर्मी चीफ बनना है। जरा देखिए, मैं आपको फिर से सुनाया था, जरा देखिए। आए मुस्तकबिल की बात करें, उस वक्त अब वो मुशर्रफ साहब जो है वो मुशर्रफ, अब देखें हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बकौल वो कहते हैं मुशर्रफ ने मेरे खिलाफ साजिश की। मैं कारगिल इसलिए नहीं था गया कि उसको कहता कि जाओ इंडिया के ऊपर हमला करा दो, मैं तो और गेम में गया हुआ था कि बस ठीक है इसने मुझे एज ए आर्मी चीफ कहा कि विजिट करना, मैं कर लेने है कि गल विजिट कर लिया। अब फिर अमेरिका ने तरले करा करू के वहां से, ये भी गलत है। कारगिल जब गए थे तब तक मुशर्रफ नवाज शरीफ को सब पता लग चुका था। कारगिल तो वो तब गए हैं नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ गए थे जब फुल फ्लेजेड लड़ाई चल रही थी, हमारा एयर ऑपरेशन चल रहा था, एयर ऑपरेशन हमारा सफेद सागर चल रहा था। और उस समय पर बल्कि जिस टेंट में ये दोनों एक साथ मौजूद थे, उस दिन ये सवाल मैंने सरविंदर जी से भी किया था कि ये दोनों के दोनों जिस टेंट में मौजूद थे, हमारे एयरक्राफ्ट ने एक्चुअली ऊपर से जो बता रहे थे ना कि फ्लाइट करते हुए पहाड़ियों पे नीचे आके उसने बम किया और ऊपर चला गया। जब ऊपर गया और तो वो जनरली बता रहे थे कि करीब 15-20 किलोमीटर आप चले जाते थे एलओसी के पार, तो वहां से उसको नीचे कुछ एक्टिविटी नजर आई कि भाई ये कुछ टेंट वेंट नीचे लगे हुए हैं।
होगा कोई इनका टेररिस्ट वालों का, तो ठोक दो। तो उसने उठा के उनका टारगेट कर लिया। जब वो टारगेट हो गया तो उनके साथ में जो बड़ी एयरक्राफ्ट था, जो दूसरा एयरक्राफ्ट सामने गया हुआ था, उसने कहा कि बेटा एलओसी क्रॉस कर चुके हो, हम जो हमें इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं वो ये है कि हमको एलओसी के अंदर अंदर अटैक करना है, तो इस समय एलओसी के बाहर है हम लोग, इसको अटैक मत करो। तो उसने छोड़ दिया। बट आप जरा कल्पना कीजिए, अगर ठोक दी होती वो मिसाइल तो मुशर्रफ और नवाज शरीफ एक झटके में निकल गए थे, और निकल जाते। जरा सोचो इस सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री अलग होती, कुछ पता ही नहीं क्या होता। आई मीन वी ऑल कैन प्रेडिक्ट कि भाई ये होता है या वो होता, लेकिन ट्रुथ ये है कि कोई नहीं जानता क्या होता। तो वो भी एक वक्त था। एनीवे, बट ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ गया, नवाज शरीफ मैं इसलिए नहीं गया था, मैं तो उसलिए गया था, जिस समय पे नवाज शरीफ वहां गए हैं उस समय तक जंग फुल फ्लेजेड चल रही थी। इंडिया से चीजें की, उन्होंने फिर बड़ा हमारा जानी नुकसान किया। जब जानी नुकसान हुआ, घर में लड़ाई हो गई, मुशर्रफ में और नवाज शरीफ में तनाव पैदा हो गया। मुशर्रफ कहे मैं आर्मी चीफ बदलना। जब आर्मी चीफ बदल, मुशर्रफ ने कहा मुझे आर्मी चीफ बदलना है। मुशर्रफ तो खुद ही आर्मी चीफ था लल्लू, उसने क्या बदलना था किसी को? मुशर्रफ ये कह सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बदलूंगा। मुशर्रफ आर्मी चीफ कैसे बदलेगा? की बात हुई, वो थुराला पे आ गया। बाद में वो आर्मी चीफ साहब गए हुए थे वहां पे श्रीलंका, वापस आए, मुशर्रफ ने जहाज ही ना उतरने दिया, नीचे चेन ऑफ, ये दो फिर से वही बात है ना। आर्मी चीफ साहब श्रीलंका गए हुए थे, आर्मी चीफ कौन था? मुशर्रफ। फिर वो क्या करें, मुशर्रफ ने जहाज नहीं उतरने दिया। मुशर्रफ हवाई जहाज के अंदर था बेटे, मुशर्रफ उस हवाई जहाज के अंदर था, और नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बदल दिया था, और उसको इस हवाई जहाज को उतरने नहीं दिया था। दिस इज हाउ इट इज। और ये क्या कह रहे हैं? आर्मी चीफ वहां चला गया था, मुशर्रफ ने जहाज नहीं उतरने दिया। कमाल है यार, गजब है भाई, दारू पी लिया। गजब है। कमांड बदल दी। DGISI मेरा ख्याल है उस वक्त जनरल महमूद थे, उन्होंने कू करा दिया, साथ उन्होंने बंदे बुलाए, उन्होंने कहा ये तो हमारी टीम ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो है फिर होती हैं, ये तजर्बे। ये भी गलत था। जनरल महमूद ने कू क्या करा था? वो 10 कोर के कमांडर थे। जनरल महमूद जो है वो 10 कोर कमांड करते हैं। जो 10 कोर, मगर ये जो 10 कोर का कमांडर होता है, जो 111 ब्रिगेड भी उसी के अंडर आती है, ठीक है ना। तो 111 ब्रिगेड जो है वो जनरली सारी इसमें मौजूद होती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस या जो टॉप प्रेसिडेंट हाउस, इन सब जगहों में मौजूद होती है पहले से। तो कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं कर रहा होता, उनको तो खाली कहना होता है, इंस्ट्रक्शन दे दी। तो मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा यार बैठकर, वो ना जमशेद कियानी, जनरल जमशेद कियानी का इंटरव्यू। तो वहां वो बताते हैं कि साहब कू करने में कौन सी देर लगती है। 111 ब्रिगेड का एक आदमी, कोई आदमी वहां होता है, तो 2 आदमी वहां जाने होते हैं, बजाय कि वो प्राइम मिनिस्टर को गार्ड करने की, वो प्राइम मिनिस्टर को गन तान देते हैं, वो लोग हो गया कू। इतनी देर लगती है। पाकिस्तान में कुछ नहीं जल्दी से रहता है, उनके उसके बाद होता ही नहीं। जो बाकी जो पुलिस वाले होते हैं वो तो जाहिर है फौज का आदमी है, तो हाथी में उठाएंगे, और बाकी सब अपना कंट्रोल में आता है। फिर एनीवे आगे देखिए, मतलब आज चीमा साहब ने गजब कर रखा है इसमें, ये सब भूले पड़े हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वहां से फिर इंडिया ने ये टर्म निकाली, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि ये रियासत इन्वॉल्व है इन मुजाहिदीन को ऊपर भेजने के लिए, और फिर वो ऐसा चीज चला, ऐसी स्टेट स्पॉन्सर्ड। मुजाहिदीन क्यों कहेंगे? तब तक तो सबके एनएलसी एनएलआई के जो कार्ड थे वो निकल रहे थे। तुम्हारे जो फौजी मारे जा रहे थे उनके आईडी कार्ड निकल रहे थे उनकी जेबों में से, तो हम क्यों कहेंगे कि मुजाहिदीन भेजे हमने? फिजूल की बात है। उस समय तक, जब तक हमारी बोफोर्स गन्स चली हैं और एयर ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस समय तक हमें क्लैरिटी आ चुकी थी कि ये सबके सब जो है फौजी है, कोई भी जो है मुजाहिदीन नहीं। तो चलो में ये कि आप रियासत जो है, स्टेट जो है वो ये काम करती है। अब क्या जस्टिफिकेशन है, क्या है? सारा कुछ माफ था 9/11 से पहले दुनिया और चीजों में चल रही थी, लेकिन 9/11 के बाद फिर इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान को पकड़ना कैसे है, ये कश्मीर के वाले से, और उन्होंने फिर आगे कारगिल की स्टोरी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अब फिर उन्होंने जब मोदी साहब की हुकूमत दोबारा आई, उन्होंने 370-35 में जो इससे कारगिल की स्टोरी डिफरेंट कैसे हो गई भाई? इसके बाद में कारगिल की स्टोरी डिफरेंट कैसे हो गई? 9/11 कब हुआ? 2001, 2004 या ये क्या है? ये जो कारगिल हुआ है वो कब हुआ है? तो 1999 में, ठीक है ना। तो कारगिल की कहानी कैसे बदल गई भाई 9/11 के जरिए से?
क्या करें, सब क्रेजी वर्ल्ड। फिर वो कर दिया हर चीज। वो अलग बात है कि जो कश्मीर के लोग हैं उस तरह वो नहीं ओन कर रहे। मोदी साहब के लिए ये मसला है। देख रहे हैं, ये नैरेटिव है, कश्मीर के लोग 370 ये इसको ऑन नहीं कर रहे हैं, ये नैरेटिव है। ये कहां से आया है, ये कैसे प्रूव करेंगे, ये कोई नहीं जानता, ये जिम्मेदारी भी नहीं है, बस यूं ही बोल दिया, जुमला है, कश्मीर के लोग उसको नहीं ऑन कर रहे। बेटा किस बेस पे बोल रहे हो ये नहीं आप बता रहे, किन बेसिस पे बात कर रहे हैं, सर्वे करके आए हो, घूम के आए हो, क्या किया है? इलेक्शंस भी नहीं हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारा कुछ, मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 अक्टूबर तक कराना, तो करा देंगे। किसने कहा इलेक्शन नहीं हो रहा है? इलेक्शन की पूरी तैयारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन तैयार पड़ा हुआ है, फजूल में परेशान है, इलेक्शन भी नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। ये नैरेटिव बिल्डिंग है ना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं करा रहे, वह इलेक्शन के लिए किसी ने मना नहीं किया है, उसकी एक डेडलाइन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उससे पहले इलेक्शन होना तय है। अब ये बातें हमारे सामने है, ठीक है ना, लेकिन सम एनी हाउ वो चीजें उस तरह नहीं चली। सो पाकिस्तान ने बड़ी लंबी कौन सी चीजें किस तरह चौड़ी की गलतियां की हैं, बड़ी लंबी चौड़ी गलतियां जिसे कहते हैं ना, ये वो गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। पता नहीं इधर की मकसद से या की चांदा से पाकिस्तान, या क्या मतलब की विचु कड्डू की पाकिस्तान। मैं तो वो जिसे कहते हैं ना, मेरी समझ से गेम बाहर है। मैं तो जनरल मुशर्रफ। सवाल ये है कि चीमा साहब को समझ भी है क्या? अगर ये वीडियो देखते हुए आपको लगता नहीं समझ कहाँ है भाई, समझ में आने के लिए समझ होनी तो चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। समझ में आने के लिए समझ तो होनी चाहिए, तभी तो समझ आएगा। क्या है तरफ क्यों कोई समझने से बाहर हूं। और मजे की बात यह है कि अब उन्होंने इंडियंस को बता दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। अब किसने किसने बता दिया है इंडियंस को कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से? ये बता ही नहीं रहे कश्मीरियों ने। तो फिर आप कह रहे हो क्या कि कश्मीरियों ने स्वीकार नहीं किया? किसने बता दिया? और मुझे जो बात परेशान कौन लगती है एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और वो करता हूँ, मुझे जो बात परेशान लगती है वो पता क्या लगती है, एट सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने की थी, पाकिस्तान कहता है सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, कि आए और दरख्त तोड़ के चले गए, कौवे मार के इंडियन चले गए। मुझे जो बात खतरनाक लगती है वो ये लगती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है दिस इज इंडियाज राइट टू रिस्पॉन्ड। ये इंडिया का क्या है? राइट टू रिस्पॉन्ड। इंडिया रिस्पॉन्ड दे सकता है, ये उन्होंने बात की थी, ठीक है। सो ये चीज दैट्स समथिंग। और देखिए जरा, वो फवाद चौधरी जैसे लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल चुके हैं कि हमारे इस तरह के लोग मरे हैं, और ये तमाम, उन्होंने उसको बाकायदा प्रेज किया है, ये तमाम बातें वो बोल चुके हैं कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर बातें हुई कि हमारे लोग ऐसे से वहां पर मारे गए, राइट। और ये सब क्या करें, पाकिस्तान कहता है सो कॉल्ड स्ट्राइक। अब ये सो कॉल्ड कौन कहता है भाई, ये तो बताओ। वरना जब हमने बालाकोट किया है तो हफ्ते भर तक तो तुमने किसी को वहां जाने नहीं दिया। ये कहते हम तो इंटरनेशनल मीडिया ले गए, कब ले गए भैया? हफ्ते भर तक तो हमने सारा सील कर दिया था इलाका, वहां तो कोई ना अंदाजा था ना बाहर, सिर्फ तुम्हारी गाड़ी अंदाजा बाहर हो रही थी, वो जो पहुंच गई है, दैट इज इट। ये नहीं बताते लोगों को, पूरी बात नहीं बताएंगे कभी भी, नैरेटिव को सूट नहीं करता ना। वेरी 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 शॉकिंग, ये बहुत शॉकिंग है। मैं इसको ऐसे नहीं लेता जैसे आम बंदा आपको ले रहा होगा। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लाइसेंस दे दिया है, जब भी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा दुनिया कहेगी ये उसका हक है, ये चीज। दूसरी बात, पाकिस्तान की स्टोरी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान समझते हैं कि ये फौज का मसला है, फौज ने हमें जेलों में डाल दिया, हमारे पे पर्चे कराती है, हमें जेलों में डाल के रखा हुआ है, हम क्यों फौज के हक में बोलें। ये वो देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो लड़ाई है वो तो मुल्कों ने लड़नी होती है। पुलिस फौज ये नहीं लड़ सकते जब अवाम ही साथ नहीं है। फौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, और अगर फौज कमजोर भी हो और अवाम पीछे खड़ी हो तो ऐसी की तैसी होती है। सो मैं समझता हूँ ये जो चीजें हैं ना, ये करने की जरूरत है। दैट्स वेयर वी नीड टू पे अटेंशन टू। हमें इन चीजों को वक्त, हमें वो आ गया है कि इंडिया अगर ये कर रहा है, ठीक है जी, ये 25वीं इन्होंने सालगिरह मनाई है कारगिल की, ठीक है, तो हमें इस चीज को करने की जरूरत है। वो कहते जी हम अपने जो फौजी जवान हैं
मेरा ख्याल है इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड है, ठीक है जी, वो उन्होंने ये चीज की करती है, सॉरी ईस्टर्न नेवल कमांड जो है उसने भी कमेमोरेट की है। तमाम डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो करती है, नॉट ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड की बात मैं कर रहा हूँ। बहरहाल बाकी भी जो हैं इंडिया के जो अफवाज हैं वो इस मौके को याद रखते हैं, दिन को याद रखते हैं। मोदी साहब जरा फिर उठे जाके देखिए, मोदी साहब तो फिर मोदी साहब है ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उसने तो जब जाना है उन्हें गेम चुक देनी है, उठे जिथे जाना है बोलना है, ठीक है। और ये मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, मुझे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है रेटरिकल स्टेटमेंट है, रेटरिक। ओ भाई ये रेटरिक नहीं है, दैट्स देयर पॉलिसी, ये उनकी पॉलिसी है, आप इस पे क्या कर सकते हैं। मैंने कहा है ना कि वो कहते हैं कि मौका मिला तो हम पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान कहता है हम तैयार बैठे हुए हैं, आए वो। कब का है, कब का है? हमारा एक आदमी तुम्हारा फंस जाता है तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती हैं। याद है ना बाजू की हालत हुई थी, पैंट गीली हो रही थी उस टाइम पे तुम्हारी, अरे अरे मिसाइलें आ रही, मारो मारो, भागो भागो, जल्दी वापस करो, यही हो रहा था ना। हम तो यार बैठे हैं, तो क्या खा के तैयार बैठे हो तुम, मरने को तैयार बैठे हो और कुछ नहीं। डड्डू अब जारी बात है इंडिया को भी पता है कि इतना जाना आसान काम तो नहीं है, वो तो जाना है तो जाना तो ऐसे होना केंजे, यू हैव टू टारगेट ना, टारगेट तो आप कर लेंगे। अब तो हमें आने की जरूरत नहीं है अल्लाह, अब तो हमें आने की भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यही बैठे बैठे ठोक दें। तुम पता नहीं कैपेसिटी हमारी क्या बढ़ी हुई है, अब तो हमें तुम्हारे बॉर्डर पे, तुम्हारे एलओसी पे आने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बस खाली हवा में जाओ, ठोक दो, दुरम, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, ना ठीक नहीं है, ठीक है जी, हमें हटाना है तो हटा दें। ये दिस इज व्हाट सियासतदान कहते रहते हैं फौज को कि हमें हटा दो, हमें हटा दो, हमें हुकूमत से हटा दो, खुद हुकूमत कर लो, मतलब देयर इज अ डिफरेंट वे, डिफरेंट। यार ये याद रखें पाकिस्तान को ना, इन केस तो कहाँ की बात कहाँ ले गए, कारगिल से सियासतदानों में चले गए। ये बात सही है जो ये कह रहे हैं, आज हुआ है। अब सियासतदान यानी कि पॉलिटिशियन पाकिस्तान का ये कह रहा है कि भाई अगर किसी फौजी को या किसी को ये लगता है कि भाई वो सरकार चला सकता है, इनकी जगह किसी और को ले आया जाए, कल के ले आते, आज ले आओ हमारी बला से। और वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो चौड़े हो गए या हिम्मत आ गई है, ना 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 ना, उनको ये पता है कि फौजी इमरान खान की जान से इतने भाग रहे हैं कि वो कोई और उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो उनको पता है कि बेटा तुम जो मर्जी चेंज पे करते रहो, काम तुम्हारा हमारे से चलना है। तो इसलिए वो चौड़े होकर भैया कह रहे हैं जिसको चाहिए ले आओ भैया, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, जो संभाल सकता है ऐसे हम मुल्क को संभाल ले, जो हालत है उसकी। वाकई में बात तो सही है, सारे ऐसे मरे हुए मुल्क को कौन संभालने के लिए बैठेगा, जो आएगा गाली खाएगा। वी हैव टू, अगर हमें अपनी कहानी सुनानी है दुनिया को, अगर हमें दुनिया को अपनी कहानी सुनानी है तो फिर थोड़ा सा जिसे वो कहते हैं ना, इंटरनली भी एक यूनिटी देने की जरूरत है। इंटरनल यूनिटी नहीं है, इंटरनल यूनिटी नहीं है, और ये पता नहीं कब हमारी यूनिटी आएगी, कब बेहतर होगा, कब चीजें चलेंगी, और हम इसको कब तक डिप्लोमेटिकली, मोदी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को डिप्लोमेटिकली रिफ्यूट करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा इशू है। व्हाई देयर इज नो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू इट, मैं तो बड़ा सख्त इसके हक में हूं, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, कितने ने सियासतदान सारे जड़े हुट रन लेंदे ने, एंजॉय करते ने, मजे लेते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज नॉट कि आप कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, वो भी तो भड़के मारन डे ना, तुसी भी भड़का तो मार छोड़ो यार, भड़के भी नहीं मारते, साइकोलॉजिकली यहाँ कमजोर हो गए, साइकोलॉजिकली सुनो सुनो फिर सुनना जय सुनना, या तो साइकोलॉजिकली कमजोर हो गए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। ओहो साइकोलॉजिकली है, चीमा साहब क्या कर रहे हो, साइकोलॉजिकली ये क्या चीज है, साइकोलॉजिकली मैं तो कीवर्ड क्या है, साइकोलॉजिकली, इसमें भी लॉजिक है, ओके। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, या तो साइकोलॉजिकली कमजोर हो गए हैं, साइकोलॉजिकली, या तो साइकोलॉजिकली कमजोर हो गए हैं, या फिर जो है फिर इनका कोई हाल ही नहीं।
मैं तो जिसे वो कहते हैं ना कि मैं बड़ा इस बारे में सोचता हूँ अपने सियासतदानों को जब देखता हूँ और जब उनको देखता हूँ, ठीक है, कि अब ये कारगिल विजय दिवस जो मनाया है, पाकिस्तान ने कारगिल के बारे में क्या चीजें सेलिब्रेट की हैं? ये कारगिल क्या था? फॉर व्हाट इज कारगिल फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिशियंस इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब तुम कारगिल के नाम से इतना डरते हो कि तुम कारगिल की फाइल तक गायब कर देते हो मिलिट्री आर्काइव से, सेलिब्रेट क्या तुम खाक करोगे? तुमने तो अपनों को नहीं उठाया, जो तुम्हारे अपने आदमी थे जो मारे गए, उनकी लाश तक नहीं उठाई। क्या है, घटिया लोग। बाकी लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और नरेंद्र मोदी के अल्फाज पता है क्या है? मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से दहशतगर्दों के जो मास्टर हैं, मेरी आवाज उन तक डायरेक्टली जाती है और मैं उन पैटर्न्स को बताना चाहता हूं कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे। हमारे ब्रेव लोग जो हैं वो क्रश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में बंदे मारता है, साइलेंटली बंदे मारता है। कोई बोल ही पड़ो। सुनना, पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और पाकिस्तान ये कह रहा है। पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में बंदे मारता है। अब जरा सोचो, इसमें पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्या ये कहना चाह रहे हैं वही जो मुशर्रफ ने वजाहत अली खां को वजाहत खां को दिया था इंटरव्यू, उसमें कि विदेशों में जो हमारे लोग रहते हैं उनको हम मार दिया करें, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है? क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी पॉलिसी है और पाकिस्तान इंडिया से ये कहता है कि पाकिस्तान क्या आप हमारे इंडिया वो कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, हमारे यहाँ बंदे मारते हैं हमारे अंदर आके। उसी पे बोल पड़ो कि भाई टेररिज्म तुम करा रहे हो। करता है ना कि कंट्राडिक्शन होता है, हमेशा बोलने में कंट्राडिक्शन होता है। अब पाकिस्तान का मौका भी है जी, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलोच मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, इसी पे बोल पड़ो। कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा जनाब। नो वन विल एवर स्पीक। मैं आपको बात बता दूं, कोई भी नहीं बोलेगा। नो वन विल एवर स्पीक। कोई भी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है ना जी? आई डोंट नो इसकी क्या समझे। मार्शल लॉ भी उसके बाद लग समझे, मार्शल लॉ भी उसके बाद लग गया है ना। जब ये चीमा साहब आहें भरते हैं ना, बहुत मजा आता है। हर एक आह जो है ना वो तमाम आहें निकल जाती हैं। लेकिन इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रेश वार्निंग दे दी है पाकिस्तान। देखें, ये वो कहते ना कारगिल, इसे बोलते 25 इयर्स ऑफ कारगिल विजय दिवस। और इंडिया ने अपनी एक पोस्ट जो होती है ना, स्टैंप, वो भी इसमें जारी कर दी है। बाकी लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और नरेंद्र मोदी के अल्फाज पता है क्या है? मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से दहशतगर्दों के जो मास्टर हैं, मेरी आवाज उन तक डायरेक्टली जाती है और मैं उन पैटर्न्स को बताना चाहता हूं कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे। हमारे ब्रेव लोग जो हैं वो क्रश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में बंदे मारता है, साइलेंटली बंदे मारता है। कोई बोल ही पड़ो, इसी पे बोल पड़ो कि भाई दोस्तों, साइलेंटली बंदे मारता है भारत, तो क्या करे? शोर मचा के मारे, ओए मार रहे हैं, ऐसे करके मारे, तो क्या मतलब है? आदमी साइलेंटली ही अपने काम करेगा ना जो करना है, शोर मचा के करेगा। चीमा साहब उम्मीद क्या करते हैं हमसे? टेररिज्म तुम करा रहे हो। अब पाकिस्तान का मौका भी है जी, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलोच मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, इसी पे बोल पड़ो। कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा जनाब। नो वन विल एवर स्पीक। मैं आपको बात बता दूं, कोई भी नहीं बोलेगा। नो वन विल एवर स्पीक। कोई भी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है? कितनी बार बोलेगा चीमा, कितनी बार बोलेगा? आई डोंट नो इसकी क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है, क्या वजह है, ये कब तक होगा, क्यों होगा? ठीक है ना जी? ये कब तक चलता रहेगा? ठीक है।
और क्यों चलता रहेगा कैसे चलता रहेगा? मैं इन चीज को जानने से कासर हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अगर अपनी स्टोरी सुनानी है दुनिया को, खुला के सुनाए, ठीक है। और मोदी के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी की स्टेटमेंट है, उनको सिर्फ डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है। पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज ने, प्रिंट मीडिया ने तो मोदी की स्टेटमेंटें इंग्लिश में चलाई हुई हैं, लेकिन दूसरा मीडिया तो नहीं चलाता। उनका मीडिया मोदी की स्टेटमेंट चलाता है कि मोदी साहब की कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, तो की ये तो किस तरह, ठीक है ना। आई विश के पाकिस्तानी जो है वो अपनी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करें, और जितनी बड़ी मिलिट्री माइट इंडिया की है, जितना वो पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा खुल के बातें होनी चाहिए यार, लेकिन हो नहीं रही। मैं तो इस चीज का बड़ा हामी हूँ कि खुल के बात हो, खुल के नहीं बात हो रही, एंड ना अंदर वड़ के गल्लां हो रही हैं, पता नहीं की हो रही हैं। लेट्स उल्टे काम कर रहे हैं की गल्लां हो रही हैं, क्या बातों का कोई रिजल्ट निकलेगा, क्या लॉजिकल कंक्लूजन आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल फिलहाल कारगिल राइट से मोदी साहब छन गए हैं, गरजे हैं, और इधर से बस इन्होंने एक डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। लीजिए जनाब, ये था आपके लिए आज का प्रोग्राम, और ये मैं दिखाना आपको चाहता था कि चीमा साहब कितने कंफ्यूज हैं। कहीं मुशर्रफ बोल रहे हैं, कहीं मुशर्रफ नवाज शरीफ बोल रहे हैं, कहीं एक की जगह दूसरा का नाम ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। कहीं पाकिस्तान की पॉलिसी कहते हैं, फिर वो उसको इंडिया की पॉलिसी बताते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। खैर, तो ये कंफ्यूजन अंडरलाइन करना मेरा आज का काम था, क्योंकि बहुत दिन से हम जब बात करते थे तो आप लोग नीचे कमेंट लिखते थे, ये पीएचडी पता नहीं कहाँ पे की है, कहाँ से की है, क्या है। उसने पीएचडी जाहिर आज खोल दिया, बाय गॉड। उसको कारगिल की हिस्ट्री मालूम है, जो कि हमारे लाइफ टाइम की हिस्ट्री है, और ये भाई साहब उसमें वर्किंग कंडीशन में थे, काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि मतलब ही वाज सम स्मॉल चाइल्ड, तो इन्हें कुछ पता ही नहीं कि उस हिस्ट्री का, ये बाकायदा दंदनार थे उसको दुनिया में, और तब भी इनको कारगिल की हिस्ट्री नहीं मालूम है। और बाय द वे, कितनी देर लगती है कारगिल की हिस्ट्री पता करने में? गूगल मारो, एक बार में आपको 10 पन्ने निकल आते हैं, और अगले आधे घंटे में आप तैयार हो जाते हैं। मैं तो आपको कहानियां सुनाई नहीं है कारगिल की, कैसी कैसी कहानियां जो हम लोगों को वैसी मुझे याद है। एनीवे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर कीजिएगा लोगों में, और बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा ये चीमा जी का कंफ्यूजन सारे का सारा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।